20 जुलाई 1969 को अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉट्स कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन अपना पहला कदम चांद की सरजमीन पर रखते हैं और यूं हिस्ट्री के वो पहले इंसान बन जाते हैं जिन्होंने चांद के ऊपर कदम रखा। लेकिन क्या ये सब वाकई में ही रियलिटी भी थी या ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का किया गया दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड था? क्यों 50 साल गुजर जाने के बाद भी लोग आज भी इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं? Big down 2.5. Picking up some dust. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें 1950s और 1960s के टाइम पे जाना पड़ेगा। आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? अपोलो के मिशन एक्चुअल में रिजल्ट थे कोल्ड वॉर के, जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में लड़ी जा रही थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही एक स्पेस रेस में इन्वॉल्व थे, जिसके अंदर सोवियत यूनियन हमेशा हर बार ही आगे नजर आ रहा था। 1957 में सोवियत यूनियन ने अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दी। 1958 में अमेरिका ने इस सबको देखते हुए अपने एक्सप्लोरर मिशंस स्टार्ट कर दिए। अमेरिका के 1958 के एक्सप्लोरर मिशंस के बाद सोवियत यूनियन ने अपना पहला कॉस्मोनॉट 1961 के अंदर आउटर स्पेस में भेज दिया और यूं एक बार फिर से वो स्पेस रेस के अंदर बाजी ले गया। We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि इस डिकेड के खत्म होने से पहले ही हम लोग अपने लोग चांद पर पहुंचा के रहेंगे। अब ये क्लेम एक बहुत बड़ा क्लेम और बहुत फैसिनेटिंग क्लेम था, क्योंकि ये वो दौर था जहां ना अभी तक जीपीएस थी, ना इंटरनेट था और कंप्यूटर्स अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पर थे। इट वॉज एक्चुअली वेरी मच फैसिनेटिंग एंड अ क्रेजी आइडिया। इस पैटर्न को आप नोट कर रहे हो? मतलब ये चीजें साइंटिफिकली इंसानियत को आगे बढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी किसी एक मुल्क के डोमिनेट करने के लिए। 1963 से 1967 का टाइम नॉर्मली वो टाइम था जब नासा ट्रायल एंड एरर के टाइम पीरियड में चल रहा था। वो अपनी मुख्तलिफ चीजों को टेस्ट कर रहा था अपने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अपोलो का जब पहला मिशन हुआ था तो वो कंडक्ट हुआ था 1967 के अंदर और वो बहुत खतरनाक डिजास्टर में चेंज हो गया था, जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी थी। अब ये सब होने के बावजूद भी अमेरिका ने हिम्मत नहीं हारी। 2 साल के बाद 1969 में अपना अपोलो 11 का मिशन लॉन्च किया। ऑल्दो अपोलो 1 और अपोलो 11 के बीच में काफी सारे और मिशन आए थे, बट ये सब 2 साल के अंदर अंदर ही हुआ और 2 साल के अंदर अपना अपोलो 11 का मिशन लॉन्च किया, जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल के पायलट मिकाइल कॉलिंस शामिल थे। अब मिकाइल कॉलिंस को नॉर्मली लोग इतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन उनका रोल इस मिशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो ना होते तो शायद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन कभी भी चांद से वापस नहीं आ सकते थे। अब अपोलो का 11th मिशन भी सक्सेसफुल होने के बजाय अबॉर्ट होने ही वाला था और उसकी वजह ये थी कि जब कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना ल्यूनर लैंडर वहां पर लैंड करने वाले थे तो वहां पे एक प्रॉब्लम उनको नजर आई और वो प्रॉब्लम ये थी कि जिस सरफेस के ऊपर उन्होंने लैंड करना था वो उसके लिए इतनी मुनासिब नहीं थी, तो उनको एक और पाथ सेलेक्ट करना था अपने लैंडर को लैंड करवाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लैंडर के अंदर इतना फ्यूल बाकी नहीं था। नासा ने एक टाइम डेडिकेट कर दिया कि अगर इस टाइम के बीच के अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने लैंडर को लैंड करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस मिशन को कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाएगा। डेडिकेटेड टाइम के हिसाब से सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी थे कि चांद से ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं। Tranquility Base here. The Eagle has landed. अब ये तो थी अपोलो की जमीन से लेकर चांद तक पहुंचने की कहानी, लेकिन एट द एंड सवाल वही है कि क्या वजह है कि 50 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी लोग इन चीजों के ऊपर शक करते हैं। वेल, कुछ बड़ी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जैसे कि झंडे का हिलना, किसी भी फोटो के अंदर कोई स्टार पीछे नजर ना आना, शैडोज का स्टूडियो लाइट्स से कुछ रिलेट होना, तो कुछ इस किस्म की चीजें। और सबसे पहले हम इन तीनों सवालों को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब जहां तक बात है सबसे पहले प्रॉब्लम की, चांद पर झंडा क्यों हिल रहा है? जब वो पोल को जमीन में लगा रहे थे तो उस वक्त वाइब्रेशन और मूवमेंट हुई थी और चांद पर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है जो उस मोशन को स्टॉप कर सके, तो ये मूवमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलती। दूसरा फैक्टर यह कि नासा के झंडा एक स्पेशल डिजाइन का था जिसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी थी ताकि झंडा फैला हुआ लगे। इस वजह से जब पोल हिलता है तो झंडा भी हिलता हुआ नजर आता है, बट ये हवा की वजह से नहीं है। जहां तक बात है दूसरे सवाल की, किसी भी पिक्चर में स्टार नजर क्यों नहीं आ रहा, तो इसका जवाब भी सिंपल है। कैमरा
कैमरा सेटिंग्स और लाइटनिंग। जब एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की फोटोज ली तो उनका फोकस ज्यादा ब्राइट चीजें कैप्चर करने पर था, जैसे कि चांद की सरफेस और एस्ट्रोनॉट्स। चांद की सरफेस बहुत ज्यादा ब्राइट होती है क्योंकि ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है और उस टाइम के कैमरास का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं था कि वो डिम स्टार्स की लाइट कैप्चर कर सके। आप यही चीज आजकल के नॉर्मल फोन्स में भी देख सकते हो। अगर रात को आप एक ब्राइट लाइट और आसमान को एक साथ कैप्चर करने की कोशिश करें तो स्टार्स आपको अपने कैमरा की फोटोज में नजर नहीं आएंगे क्योंकि कैमरा का एक्सपोजर ब्राइट चीजों को प्रायोरिटी देता है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम नंबर 3, शैडोज स्टूडियो लाइट्स जैसे क्यों लगती हैं? इसका जवाब भी फिजिक्स और चांद की एनवायरनमेंट में है। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो लाइट को डिफ्यूज करे, जैसे जमीन पर होता है। मतलब अगर आप जमीन पर देखें तो लाइट हर तरफ फैल जाती है और शैडोज सॉफ्ट लगते हैं। चांद पर ऐसा नहीं है, वहां सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट है जो कि डायरेक्ट सनलाइट है। और एक और बात, चांद की सरफेस अनइवन है और वहां की जगह जगह पर अलग अलग एंगल्स आते हैं। इस वजह से शैडोज कभी स्ट्रेट नहीं लगती बल्कि डिस्टॉर्टेड और अजीब लगती हैं। यही वजह है कि लोग समझते हैं कि स्टूडियो लाइट्स यूज हुई हुई हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सब तो थे वो बहुत कॉमन से क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली लोग कर रहे होते हैं और मेरे ख्याल में अब आप इनका जवाब बहुत कॉन्फिडेंटली किसी को भी दे सकते हो। लेकिन हम इनके अलावा कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस की भी बात करेंगे जो कि इस बात को प्रूफ करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं कि चांद पर एक्चुअली में लैंडिंग हुई थी। मून रॉक्स उनमें से एक है जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स वापस लाए थे। ये रॉक्स दुनिया के किसी भी जियोलॉजिकल सैंपल से डिफरेंट हैं। इनमें बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आइसोटॉप्स का रेशो जो चांद की एनवायरनमेंट का खास हिस्सा है। ये रॉक्स दुनिया के अलग अलग साइंटिफिक लैब्स में टेस्ट किए गए और सब लैब्स ने कंफर्म किया कि ये अर्थ के मटेरियल से नहीं मिलते। अगर ये मिशन फेक होता तो इतने एडवांस्ड और यूनिक सैंपल्स बनाना इम्पॉसिबल था। अगर हम सेकंड एविडेंस की बात करें तो वो आते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर्स। नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कुछ रेट्रो रिफ्लेक्टर्स लगाए थे जो आज भी काम कर रहे हैं। ये डिवाइसेस का काम ऐसा है कि लेजर बीम्स को रिफ्लेक्ट करना। दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज आज भी चांद पर लेजर बीम भेजती हैं और उन बीम्स के रिफ्लेक्शंस वापस मिलते हैं। अगर नासा चांद पर नहीं गया था तो ये रेट्रो रिफ्लेक्टर्स वहां कैसे लगते? ये एक लाइव प्रूफ है जो किसी भी वक्त टेस्ट किया जा सकता है। एविडेंस 3, फोटोग्राफ्स और वीडियोस। नासा की फोटोज और वीडियोस भी एक मेजर एविडेंस हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सब स्टूडियो में शूट हुआ, लेकिन अगर आप इन पिक्चर्स को साइंटिफिकली एनालाइज करें तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अर्थ पर रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। चांद की सरफेस पर एक खास टेक्सचर है जो जमीन के किसी भी एरिया से नहीं मिलता। मॉडर्न टेक्निक्स से ये फोटोज एनालाइज की गई हैं और उनमें कोई टेम्परिंग का प्रूफ नहीं मिलता। एविडेंस नंबर 4, रेडियो ट्रांसमिशन और ट्रैकिंग। जब अपोलो मिशन चांद पर गए तो उनका रेडियो कम्युनिकेशन दुनिया भर के रेडियो ऑब्जर्वेटरीज ने सुना। ये सिग्नल्स चांद की स्पेसिफिक लोकेशन से आए थे। अगर ये मिशन फेक होता तो नासा इतने सारे इंडिपेंडेंट रेडियो ऑब्जर्वेटरीज को कैसे डिसीव करता? इसके अलावा रशिया और चाइना के साइंटिस्ट भी उस वक्त अपोलो मिशंस को ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने कभी इस मिशन को फेक नहीं कहा। एविडेंस नंबर 5, एस्ट्रोनॉट फुटप्रिंट्स जो आज भी चांद पर है। अगर आप अपोलो लैंडिंग साइट्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देखें तो फुटप्रिंट्स और लैंडिंग मॉड्यूल के निशान क्लियरली नजर आते हैं। ये निशान अर्थ के किसी भी टेलीस्कोप के थ्रू कंफर्म किए जा सकते हैं। तो ये थी अपोलो की स्क्रैच से लेकर एंड तक की कहानी, जिसमें वो सारी हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी शामिल करने की कोशिश की हैं जिनके ऊपर लोग सवाल करते हैं। आपका क्या ख्याल है इन सब चीजों के बावजूद अपोलो की मून लैंडिंग्स के बारे में? क्या ये सब कुछ वाकई में ही रियल था या आपको अभी भी लगता है कि ये सब कुछ फेक ही था? It's one small step for man, one giant leap for mankind.